So hello everyone, welcome back to Fever YouTube channel. So जैसे कि आपको पता है that we have started our next subject that is the law of property and जिसके अंदर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कर रहे हैं अपना 1882 का। इसके अंदर हम इसके ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो कवर कर चुके हैं, डेफिनेशंस कवर कर चुके हैं एंड सेक्शन 5 जो कि है ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज उसको हम कवर कर चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 6 दैट इज द नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज। जो सेक्शन 5 हमने करा था वो हमने पढ़ा था कि कौन से ट्रांसफर्स को हम इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ वैलिड ट्रांसफर्स। बेसिकली हमने वहाँ पे बात करी थी ट्रांसफर्स के बारे में, वहाँ पे ट्रांसफर्स के ऊपर फोकस था। लेकिन जो हमारा सेक्शन 6 है इसमें हम फोकस करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर कि बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। क्योंकि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज देखो, जो प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें हम दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो इन दोनों डेफिनेशंस को हम ऑलरेडी अपने सेक्शन 3 डेफिनेशंस वाले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। बट आज जो सेक्शन 6 है हमारा, वो बात करते हैं नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिनको कि एज अ वैलिड ट्रांसफर नहीं माना गया इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उनके बारे में हम आज लोग डिटेल में समझने वाले हैं कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर में प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे। बिना किसी देरी के चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 हम ऑलरेडी अपना कवर कर चुके हैं एंड वी विल डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स सेक्शन 6। देखो सेक्शन 6 जो है ये बात करता है नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम इसका जनरल रूल समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 6 जो है वो जनरली ये बात करता है कि इट इस्टेब्लिश दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करा जा सकता है एक्सेप्ट दोज प्रॉपर्टीज विच आर एग्जेम्प्टेड बाय दिस एक्ट और एनी अदर लॉ इन फोर्स। या तो इस एक्ट ने उन प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर को एग्जेम्प्ट करा हुआ है या फिर किसी भी और एक्ट के द्वारा या किसी भी और लॉ के द्वारा उन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर के ऊपर कोई रोक लगाई गई है। तो उन प्रॉपर्टीज के अलावा इन जनरल हम हर एक टाइप की प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, वेदर इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो हम लगाते हैं इसको दो कंडीशंस के ऊपर लगाया जा सकता है। मतलब कि हम जब रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाते हैं प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टीज की जो ट्रांसफर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है वो दो प्राइमरी रीजंस की वजह से लगाई जा सकती है। तो पहला रीजन इसमें हो सकता है पब्लिक पॉलिसी के लिए, यानी कि लोगों के भलाई के लिए, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन प्रॉपर्टीज की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, उन प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। सेकंड इसका रीजन हो सकता है कि या तो वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की पर्सनल इनहेरेंट राइट है, जो कि वो सिर्फ इंडिविजुअल ही उस प्रॉपर्टी की राइट्स, अपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन के लिए बनाई गई है, वही उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा और वही उस प्रॉपर्टी में से बेनिफिट लेगा, उसके अलावा और कोई भी उसका भी पर्सनल राइट है मतलब उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उन प्रॉपर्टीज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये दो रीजन इसके ऊपर हो सकते हैं नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज के केस में, जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि इस एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करा गया है उनकी ट्रांसफर्स को। सबसे पहले आता है चांस ऑफ एन एयर एपरेंट, जो कि सेक्शन 6A के अंदर कवर होता है। देखो सबसे पहले टर्म का मतलब समझते हैं कि एयर का मतलब क्या होता है, एपरेंट का मतलब क्या होता है, तो और चांस ऑफ एयर एपरेंट का मतलब क्या है। देखो एयर का मतलब क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है कि वो पर्सन जो कि कल को आने वाला प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है, इनहेरिट करने वाला है जो उस प्रॉपर्टी को नेक्स्ट है ना। मतलब मान लो उसके फादर के पास, फादर के नाम पर प्रॉपर्टी है और कल को वो प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करेगा, उसका जो सन होगा या उसके जो बच्चे होंगे बेसिकली वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। दे आर द एयर एपरेंट्स, दे अपीयर्स टू बी द एयर्स, मतलब आगे फ्यूचर में वो एयर्स बनने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के, बट अभी बने नहीं है। तो ये उनका चांस है कि वो एयर एपरेंट बन सकते हैं। तो इस चांस ऑफ एयर एपरेंट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। ऐसे ट्रांसफर्स को वॉइड माना गया है। So the chance of an heir apparent to succeed to an estate is explicitly made void. An individual cannot legally transfer an expected future inheritance, कि जो वो expect कर रहा है कि फ्यूचर में ये वो inherit करेगा इस प्रॉपर्टी को, और ये जो चांस है उसका कि वो इस प्रॉपर्टी की inherit करेगा इस प्रॉपर्टी को, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब कि वो ये नहीं कह सकता कि कल को ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही आनी है तो ऐसा करता हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी को पहले ही ये चांस किसी और को दे देता हूँ कि कल को मेरी जगह पर कोई और पर्सन एबीसी उसका फ्रेंड है, कोई भी और पर्सन है, तो वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। तो वो चीज ये बिल्कुल वॉइड है इस एक्ट के अंदर। सेकंड इसमें आता है राइट ऑफ री एंट्री। राइट ऑफ री एंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पर दी थी, लीज पर दी हुई है, या फिर कोई भी और तरीके से अपने प्रॉपर्टी को किसी भी और
वे में प्रॉपर्टी के पोजेशन को किसी दूसरे पर्सन को दिया हुआ है, एंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मॉर्गेज कंप्लीट हो जाएगी या लीज कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास वो राइट आएगा उस प्रॉपर्टी में री एंटर करने का, यानी कि वो पोजेशन उस प्रॉपर्टी में एंटर करने की, मतलब पोजेशन जो इस प्रॉपर्टी की वो आपके हाथ में आ जाएगी और आप उस प्रॉपर्टी के अंदर री एंटर करोगे। तो और ये जो राइट है आपका री एंटर करने का, इसको भी ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। ठीक है, so the right to resume the possession of the land given to another person for the certain period, for example in the lease agreement for the breach of terms, so this is a strictly personal right and cannot be transferred independently। एक personal right है, इसको हम independently transfer नहीं कर सकते। थर्ड इसमें आता है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस आपका क्लेम करने वाली होगा तो उस राइट को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी मेंटेनेंस जो कि फ्यूचर में आपको मिलने वाली है और उसके ऊपर आपका एक राइट है, तो अब उस राइट को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में मेरी जो मेंटेनेंस है वो कोई और पर्सन ले सकता है, तो उस राइट को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ धूपनाथ वर्सेस रामचरित्र। सो द राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इज प्योरली बेनिफिशियल, पर्सनल बेनिफिट, उसका पर्सनल बेनिफिट है, एंड इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। जो हमने पढ़ा था कि दो रीजन हो सकते हैं पब्लिक पॉलिसी के लिए, या फिर सेकंड इसमें रीजन हो सकता है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो उसी में से एक रीजन आता है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस का। फोर्थ अपना आता है पॉइंट, दैट इज द ईजमेंट, कि ईजमेंट का जो राइट है उसको भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ईजमेंट का मतलब क्या होता है? ईजमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो कि एक प्लॉट है खाली पड़ा हुआ है और उसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, अब जो उस पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको हम कहेंगे डोमिनेंट सर्वियन, डोमिनेंट हेरिटेज, और जो वो ग्राउंड बना हुआ है जो कि खाली पड़ी हुई है प्लॉट, उसको हम कहेंगे सर्वियंट हेरिटेज। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। डोमिनेंट हेरिटेज होगा कि जहाँ पर वो प्रॉपर्टी, जहाँ जिस भी पाथ को यूज करा जा रहा है किसी दूसरे प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए, तो जो पाथ यूज करा जा रहा है जिस प्रॉपर्टी में से निकल रहा है उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे सर्वियंट हेरिटेज, और जहां पर वो पहुंच रहे हैं उसको हम कहेंगे डोमिनेंट हेरिटेज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि एक 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 प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में जाने का रास्ता बी के प्लॉट में से होकर निकलता है। अब ये जो बी का प्लॉट है दिस इज द सर्वियंट हेरिटेज, और ए का जो प्लॉट है दिस इज द डोमिनेंट हेरिटेज। अब ये जो ए वाला प्लॉट है जहां से ये रास्ता निकल कर जा रहा है, अब उस बी पर्सन का अगर वो 20 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली इसी रास्ते से निकल कर आ रहा है, उस ए प्लॉट को कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी इससे, और 20 साल के बाद आकर वो एकदम से कहता है कि ये तो मेरा प्लॉट है, मैं यहाँ से किसी और को नहीं आने दूंगा, तो ये एक ईजमेंट का राइट फिर ए का क्रिएट हो जाता है जिसको कि कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। वो एक वैलिड राइट माना जाएगा उसका, तो वहां से निकल सकता है। ठीक है, जो ये ईजमेंट एक्ट के अंदर दिया हुआ है, मिनिमम टाइम इसमें कितने 20 ईयर्स का। और ये जो राइट है, राइट टू लाइट या फिर राइट टू वे, इस राइट को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो ए का ही राइट है और सिर्फ ए ही उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज इटसेल्फ। कि अगर वो जो ए प्लॉट वाला है, जो ए जिसका घर बना हुआ है, वो अगर चाहे सिर्फ वही इस राइट वो इस ईजमेंट को ट्रांसफर कर सकता है, उसके अलावा कोई और इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी कि वो जिसकी प्रॉपर्टी में से निकल के जा रहा है वो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो ए पर्सन है, जो ए वाला बिल्डिंग है, सिर्फ वही पर्सन इस राइट को ट्रांसफर कर सकता है। So the right possessed by the owner or the occupier of a land for the beneficial enjoyment of that land, like right to light or right to way, this includes the profit of prendre। इसको हम क्या कहते हैं? profits of prendre कहते हैं, जो ये right to light है या right to way है। And the easement cannot be transferred apart from the dominant heritage itself। dominant heritage ही सिर्फ easement को transfer कर सकता है, उसके अलावा कोई और transfer नहीं कर सकता। मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये आते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, कि ऐसे इंटरेस्ट जिनको कि रिस्ट्रिक्ट करा गया है, कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जिनको कि सिर्फ पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए यूज करने में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके ऊपर। तो अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर उनको भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं हमारी सर्विस टेन्योर हो गया, या फिर रिलीजियस ऑफिस है अगर कोई, या फिर राइट टू प्री एम्पशन है। राइट टू प्री एम्पशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दो भाई हैं, ठीक है, और दोनों भाई में प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो जाती है, ए में और बी में प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो जाती है। अब कल को कुछ सालों के बाद बी अपनी प्रॉपर्टी को अगर सेल करना चाहता है, तो ए जो उसका भाई है उसका राइट रहेगा, उस प्रीएम्पशन राइट रहेगा उसका उस प्लॉट के ऊपर या उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है कि पहला राइट उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसके भाई को राइट दिया जाएगा पहला, कि वो चाहे तो अपना एक कह सकते हैं उसको एक ऑफर दे सकता है कि मैं इतने में इस घर को खरीदना चाहूंगा। तो प्रीएम्पशन इज द पहला राइट, इज द फर्स्ट राइट जो कि उसके ब्रदर को दिया जाएगा। सो दिस इज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। तो ये भी एक नॉन ट्रांसफरेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इनको भी ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ उसी के भाई के ऊपर ही वो राइट होगा प्रीएम्पशन का, किसी और के पास ये राइट ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। राइट, समझ गए आप इसका मतलब? So the person cannot transfer any interest that is legally restricted exclusively to their own personal enjoyment। इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट आते हैं, लाइक सर्विस टेन्योर, रिलीजियस ऑफिस एंड राइट टू प्रीएम्पशन।
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 6, दैट इज़ मेयर राइट टू सू, कि अगर किसी भी पर्सन का जो राइट है सू करने का, उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लाइक से फॉर एग्जांपल अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को अगर वो क्लेम करना है फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने कोई करा था और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, तो उसके डैमेजेस के रूप में वो अगर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? 2 टाइप्स के डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसे डैमेजेस जो कि तय होते हैं कि अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इन दैट केस आपको इतने पैसे वहाँ पे देने पड़ेंगे। लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि डिसाइडेड नहीं होते, ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होते। केस करने के बाद जो कोर्ट है वो अपने हिसाब से जितना उनको लगता है कि रीजनेबल डैमेजेस है तो वो दे देते हैं। सो ये जो राइट है उनका स्यू करने का, केस करने का बेसिकली, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर 7th इसके अंदर आता है पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस का जो राइट है उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट में आप कोई ऑफिसर लगे हुए हो, तो उस ऑफिसर की जो पोजीशन है आपकी, उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने की जो पोजीशन है आपकी, या उसकी जो उसके रिलेटेड जो भी सैलरी आप अचीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी दूसरे पर्सन को। सो दे आर नॉट लीगली ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट इसमें आता है पेंशन्स के रिलेटेड, कि अगर हम पीरियोडिकली कोई भी सम ऑफ मनी अगर हम रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लाइक से फॉर एग्जांपल आप कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर आपने अपनी सर्विसेज दिए हैं कहीं पे गवर्नमेंट में, तो आप गवर्नमेंट से कोई भी एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी आप पीरियोडिकली अगर अचीव कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो उसको हम कहते हैं पेंशन्स। नाउ दीज पेंशन्स का जो राइट है ये भी एक नॉन ट्रांसफरेबल राइट होता है, इसको भी हम ट्रांसफर्स को पेंशन्स को बेसिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते। They remain strictly non-transferable as long as they are unpaid and held by the government. तो जब तक ये गवर्नमेंट ने हेल्ड करे हुए हैं या फिर एज लॉन्ग एज दे आर अनपेड, तब तक हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद रिसीव करने के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जब तक गवर्नमेंट ने हेल्ड करा है या फिर अनपेड है, तब तक हम इसको इस राइट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सो नेचर ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है कि किस पर्पस के लिए हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जा सकती है या फिर नहीं करी जा सकती। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि हम उस प्रॉपर्टी को पब्लिक के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस पब्लिक के लिए या रिलीजियसली अगर हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो दे आर द नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज अंडर सेक्शन 6। और सो नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? नो ट्रांसफर कैन बी मेड इफ इट इज इनहेरेंटली अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड। दिस प्राइमरली इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द पब्लिक और रिलीजियस यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और इसके कंसिडरेशन जो है वो भी वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अब तक पढ़ लिया होगा, तो आपको आई होप कि मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको ये सब पता है इनके बारे में कि क्या-क्या एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स में से एक है ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अगर ये अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी फिर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट आते हैं लीगली डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। लीगली डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स वो पर्सन्स रहेंगे जिनको कि लॉ ने डिस्क्वालीफाई करा है फॉर मेकिंग द ट्रांसफर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बेसिकली इसके अंदर वो पर्सन्स आएँगे जो कि लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेसिकली जिनको कि कंपीटेंट नहीं माना गया, लीगली कंपीटेंट पर्सन्स नहीं माना गया। तो इसमें बेसिकली माइनर्स आते हैं या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन आता है, तो दे आर लीगली डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। तो ये पर्सन्स आर भी प्रोहिबिटेड हैं फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टीज। सो अ ट्रांसफर टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी, कि अगर ऐसा पर्सन जो कि लीगली डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम बीइंग द ट्रांसफरी, दो पार्टीज होती हैं, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी वो पर्सन होगा जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है, तो वो ट्रांसफरी नहीं बन सकता। इन स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड अंडर सेक्शन 7, ट्रांसफरी मस्ट बी लीगली कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन। सो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई स्टैट्यूट के द्वारा उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर। तो अगर स्टैट्यूट्स के द्वारा या किसी भी एक्ट के द्वारा कोई भी ऐसे ऑर्डर्स के द्वारा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो उन पे भी हम उन प्रॉपर्टीज को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दिस वाज अगेंस्ट शांति प्रसाद वर्सेस बच्ची देवी केस। सो अ टेनेंट विद एन अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कैन नॉट ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसको थोड़ा सा एक बार समरी में समझ लेते हैं कि हमने क्या-क्या समझा इसके अंदर। सो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि हमने सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 में कवर करे हैं। ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ वो होएँगी जिनको कि हम लीगली ट्रांसफर कर सकते हैं या लीगली कन्वे कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम लीगली ट्रांसफर
नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। Transferable properties, they can be owned seamlessly by the individuals or legal entities. तो legal entities और individuals are the competent persons जो कि property को own कर सकते हैं. They are the transferable properties. But non-transferable properties usually government hold करती है, या फिर कोई trust hold करती है, या फिर वो personal होती हैं, ठीक है, strictly personal होती हैं वो properties. तो ऐसी properties जो कि government ने hold करी हैं या फिर कोई trust ने hold करी हैं, strictly personal rights हैं उनके, तो उन properties को हम transfer नहीं कर सकते. Transferable properties can easily be conveyed through the established legal processes. जो भी established legal procedure है उसको follow करते हुए हम easily उन properties को convey कर सकते हैं. लेकिन non-transferable properties are barred from legal transfers by the statute or by the public policy. फिर transferable properties की जो market value है वो usually high market value होती है, और जो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज हैं इनकी लिमिटेड मार्केट वैल्यू होती है या फिर एंटायरली जीरो कमर्शियल मार्केट वैल्यू होती है. सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि यहाँ तक आए तो अच्छा लगा ही होगा, तो चैनल को लाइक भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.